डियर स्टूडेंट्स, ये पहली क्लास है आप लोगों की। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज से हम जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ये आपका पहला क्लास रहेगा जिसमें हम चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जनरली अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये चैप्टर अगर मैं अच्छे से देखूं, वैसे क्लास 7th में काफ़ी सारी, अगर प्राइवेट बुक्स की बात करूं तो उनमें क्लास 7th में भी ये चैप्टर होता है, क्लास 9th में आप देखते ही देखते हैं, फिर क्लास 11th में भी ये चैप्टर है, और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी ये चैप्टर है, और जब मास्टर्स में जाते हैं तो उसमें भी ये चैप्टर है। अब क्वेश्चन यही अराइज होता है कि क्या अंतर है इन चैप्टर्स के बीच में। अगर आप 11वीं में पढ़ चुके हैं तो बीएससी में दोबारा सीखें, और बीएससी में पढ़ चुके हैं तो मास्टर्स में दोबारा करें। तो अगर इस चैप्टर की बात करूं तो इट इज़ द बेसिक चैप्टर। ये आपका बेसिक चैप्टर है। बीएससी के लिए आपका जो सिलेबस बना है उसके लिए सबसे बेसिक चैप्टर है। और अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको बाकी चीजें, जैसे कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद आप उन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बेसिस पे आप जो है एटम्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह निकालते हैं, जैसे आप सोडियम वगैरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो बेसिकली उसको निकालने के लिए भी, एटॉमिक नंबर निकालने के लिए भी आपको जनरली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स उनके नंबर्स की आपको जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं क्लास 7th में एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या था, तो वहां पे बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बता देता था। क्लास 9th में पढ़ते थे तो कुछ डिस्कवरीज की बात करता था, जैसे रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट हो गया, ये सब आपने पढ़े हैं। फिर इसके बाद राइस पुडिंग वाला एग्जाम्पल, अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो आपने वो देखा है। इसके अलावा जब आप क्लास 11th में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपने फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्वांटम नंबर्स की टर्म्स में पढ़ना शुरू कर दिया था। तो अब बीएससी में आ रहे हैं तो बीएससी में भी आप शुरुआत उन्हीं चीज से करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरीज को और ज्यादा एलोबरेट कर दिया गया है। जैसे हम क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बट वहां पे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी है, बहुत शॉर्ट में दी है। हालांकि यहाँ पे भी इन शॉर्ट ही उसे मान सकते हैं, बट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो 7.5 में इस चैप्टर से काफी बार आपसे पूछा जा चुका है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, और जैसे डी ब्रॉगली इक्वेशन, ये हालांकि आप पढ़ चुके हैं, बट ये भी वहां पे इन शॉर्ट में दी थी। यहाँ पे हम पहले, जैसे बुक में टॉपिक की शुरुआत थी डी ब्रॉगली से दी गई है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दी गई है, तो हम टॉपिक की शुरुआत वहीं से ही करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर, द्वि जो उसकी द्विसंगत होती है वो क्या होती है, दैट मीन्स वो डुअल नेचर क्यों दिखाता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करेंगे। बट मैं आपसे लेके चलता हूँ जो हमारी ओल्डेस्ट थ्योरी थी, जैसे न्यूटन वगैरह था, ये सब जनरली मास डिपेंडेंट थे। मास डिपेंडेंट का मतलब, एक सिंपल सा एग्जांपल से इसको लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा न्यूटन, उसने एग्जांपल लिया था, एक सेब है और वो गिर रहा है, तो वहीं से जाके कहीं ना कहीं ग्रेविटी का अनुमान लगाया गया अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, जो कि पुरानी थ्योरीज आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिंपल थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ, बाकी थ्योरी आप देखते हैं फिजिक्स में इसको अच्छे से, बट सिंपल सिंपल वे में मैं इसको समझा रहा हूँ, जैसे आप सुनते हुए आते हैं कहानियों को नॉर्मल केस में, वैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो जनरली न्यूटन का एप्पल गिरा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, गिरा, ठीक है ना। जैसे हमने वेट वगैरह निकालते हैं, वेट जो है वो होता है मास इनटू ग्रेविटी, ये सब आप जनरली फिजिक्स में पढ़ते हैं। दैट मीन्स जो ओल्डेस्ट थ्योरी थी वो जनरली मास डिपेंडेंट थ्योरी थी। और अगर कोई चीज मास पे डिपेंडेंट है तो ऑब्वियस बात है, आपको पता है दुनिया में अगर कोई भी चीज आ गई तो वो पार्टिकल कहलाया जाएगा, या फिर मैं बोलूं पार्टिकल कहलाया जाएगा। वाई पार्टिकल? अब ऑब्वियस बात है, अर्थ के रेस्पेक्ट में हमको देखें, अगर एक ह्यूमन बीइंग को देखें, तो वी आर ऑल्सो द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्स, विद रिस्पेक्ट टू आवर सोलर सिस्टम, विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करूं तो हम भी एक पार्टिकल ही हैं। बट फिर भी मैं आपसे कहता हूं, अगर पार्टिकल कोई चीज आपसे कहता है कण क्या है, तो आप कहते हैं कोई भी चीज जिसका कुछ भार हो, एनीथिंग हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। एनीथिंग हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, दीज आर द पार्टिकल्स। वे होते हैं पार्टिकल, जिसका कुछ मास होगा, भार होगा, और वो कुछ जगह घेरता हो, तो वे चीज पार्टिकल हो गई। अब छोटी सी छोटी चीज को देख लो, कोई भी चीज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसका कुछ ना कुछ मास है और वो कुछ जगह भी घेर रहा है, तो दीज आर ऑल द पार्टिकल्स। हम हैं ह्यूमन, हमारा मास है, हम अपनी ऑब्वियस बात अच्छी जगह पे खड़े हैं, वो स्पेस हमने घेरा हुआ है, तो वी आर ऑल्सो द पार्टिकल। तो पार्टिकल की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर जितनी भी चीज थी वे पार्टिकल थी, और पार्टिकल थी तो उनका कुछ मास और कुछ वो जगह घेरती थी। बट जैसे ही आपकी मॉडर्न थ्योरी अराइज हुई, और जैसे कि आपके प्लैंक्स वगैरह आने लग गए, 1900 की बात करूं, न्यूटन की बात करूं, इट इज द 17th सेंचुरी। 200 साल बाद आए आप, 19th सेंचुरी में आए प्लैंक भैया के पास। प्लैंक भैया कहते हैं कि भैया यहाँ पे वेव नहीं, यहाँ पे पार्टिकल नेचर नहीं, यहाँ पे वेव नेचर भी होता है।
समथिंग विच इज द वेव। दैट मीन्स अगर कोई छोटी चीज है तो उसका मास है, जगह घेर रही है, वो पार्टिकल तो है, बट वो छोटी चीज जो है उसका वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। ऐसी चीजें जो दो चीज की, ये दो चीज में मैं बोल सकूं जिसको दो चीज में डिफाइन करा जा सकता है, जनरली उसे बोला जाता है डुअल नेचर। क्या कहेंगे से, दोहरी संगत, है ना, डुअल नेचर। हिंदी में कोई हिंदी माध्यम वालों के लिए कोई अच्छा सा वर्ड और बुक में दिया हो उसे देख सकते हैं। जो दोहरी संगत, इसको मैं कह सकता हूँ, डुअल नेचर में इसको कह सकता हूँ। डुअल नेचर का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज है तो एक ही, लाइक इलेक्ट्रॉन। बुक में शुरुआत इस टॉपिक से करी है, लाइक इलेक्ट्रॉन। ज्यादा ब्रीफ में नहीं है, ज्यादा डीप में नहीं है, तो इसको हम जनरली थोड़ा सा कंसाइज वे में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट वे में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा डीप में टॉपिक है नहीं। इसके लिए अगर जो बच्चे चाहते हैं कि भाई हम केमिस्ट्री फील्ड में ही आगे बढ़ें और इसी फील्ड में रहें, तो उनके लिए आईआईटी जैम वगैरह के बैचेस चलाए जाएंगे। इसके बारे में आपसे डिस्कस करता रहूंगा बाकी क्लासेस में, ठीक। बाकी देखो, जो आज फर्स्ट क्लास है और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो पढ़ना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक लास्ट क्लास में मेरा थोड़ा नंबर यहाँ पे गलत हो गया था, आई थिंक यहाँ भी मेरा एक 2 एक्स्ट्रा आ गया है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। एक्चुअली 2 आगे पीछे हो गया, तो मैं इसे थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। लास्ट क्लास में भी ये मोबाइल नंबर थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है जी। तो दिस इज माय फोन नंबर एंड दिस इज माय मेल आईडी, इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लीज कॉन्टेक्ट, ठीक। और आज क्लास 1 कर रहे हैं और आई थिंक 5 to 6 जो आपकी डेमो क्लास होंगी वो सभी के लिए फ्री होगी, वो सभी के लिए अवेलेबल होगी। अभी बच्चे जुड़े नहीं है इसलिए रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे, और जैसे ही आप जुड़ते रहेंगे तो लाइव सेशंस भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक। क्योंकि देखो हमें, हमारे पास थोड़ा समय भी कम है, क्योंकि बीएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, टाइम कम है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा शॉर्ट में, कंसाइज में ही चीजों को रखें। बाकी जब एलोबरेट पढ़ने का टाइम आएगा, एलोबरेट भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। वो आईआईटी जैम वगैरह के बैचेस में उसमें थोड़ा आपको डीप नॉलेज चाहिए, उसको लेके हम चलेंगे। पर फिलहाल डुअल नेचर की मैं बात कर रहा हूँ। तो डुअल नेचर का मतलब क्या है, दोहरी संगत का मतलब क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी छोटी चीज लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जनरली ये डुअल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, दोहरी संगत इनका होता है। दैट मींस ये वेव नेचर, तरंग की तरह भी ये बिहेव कर सकते हैं, और ये पार्टिकल कण की तरह भी ये बिहेव कर सकते हैं। और दैट मींस मैंने आपको पार्टिकल को जस्ट बेसिक डेफिनेशन समझाया। पार्टिकल क्या है, कोई भी मास, कोई भी चीज जो मास घेर ले, कुछ उसका भार हो और कुछ वो जगह घेर ले, दीज आर द पार्टिकल। कण क्या होते हैं, जो कुछ भार हो जिनका और वो कुछ जगह जो है घेर लें, उनको जनरली पार्टिकल कहा जाता है, कण कहा जाता है, ठीक। तो ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रॉन जो है उसका डुअल नेचर देखा गया है, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आगे दिया है, उसको भी देख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, देखिए उसका वेव नेचर भी है, उसका पार्टिकल नेचर भी है, डुअल नेचर है। पर हुआ क्या, न्यूटन से प्लैंक पर आते आते ये तो समझ में आने लग गई लोगों को बात कि इलेक्ट्रॉन या इन जैसी जो छोटी चीज है, ये डुअल नेचर, दोहरी संगत भी रख सकते हैं, डुअल नेचर भी रख सकते हैं। बट जो दिक्कत है वो ये है कि इसका कोई भी एविडेंस नहीं दे पाया, कोई भी ऐसा फॉर्मूला जनरेट नहीं हो पाया, या कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जनरेट नहीं हो पाया जो कि बता सके कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दोहरी नेचर, दैट मींस डुअल नेचर को कोएग्जिस्ट करता है। दैट मींस उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, कर्ण वाला जो है उसका संगत हो सकता है, और साथ में साथ उसका तरंग संगत भी हो सकता है, दैट मींस वेव नेचर भी उसका हो सकता है। देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। तो इसीलिए महान साइंटिस्ट, महान क्या कहूंगा, बट जुगाड़ू साइंटिस्ट कह सकता हूं मैं, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी अभी आप समझेंगे क्यों उनको जुगाड़ू कहा जा रहा है। देखो क्या ही इन्होंने काम करा, डी ब्रोगली जी ने, लुइस जोसेफ डी लुइस डी ब्रोगली एक्चुअली इनका नाम है, बट डी ब्रोगली इन शॉर्ट लिख देता हूँ। तो डी ब्रोगली इक्वेशन की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, कैसे जो डुअल नेचर है, दोहरी संगत है, इसको इसने प्रूफ कर दिया। मैंने आपको की शुरुआत करी न्यूटन से, जिसने बोला भाई पार्टिकल नेचर है, सेव है, गिरा है, दैट मींस पार्टिकल है, मास है, कुछ स्पेस है, पार्टिकल नेचर की बात करता है। प्लैंक पाया, वो वेव नेचर पे पहुंच गया। और जब 1900 से आगे बढ़ा तो चर्चा होने लग गई डुअल नेचर के बारे में, दोहरी संगत के बारे में चर्चा होने लग गई कि भैया वेव नेचर होगा, तरंग का नेचर होगा, या फिर कर्ण का नेचर होगा। प्रूफ था नहीं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सब ढूंढ रहे थे। तो 1921 में आए भाई साहब, इन्होंने क्या करा, बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया। क्या जुगाड़ लगाया, सबसे पहले इन्होंने मैक्स प्लैंक की इक्वेशन को रखा। डी ब्रोगली इक्वेशन का काम क्या है, पहली बात मैं आपको उसका बता देता हूं। कोई अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट एम होता है, ठीक है, एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो उस एम अगर मैं बोलूं तो ये किसकी बात कर रहा है, ये डुअल नेचर की बात कर रहा है, डुअल नेचर, ठीक है, दोहरी संगत की बात कर रहा है। एक मिनट थोड़ा सा टाइपिंग में, यस, डुअल नेचर, डुअल नेचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ऑफ स्मॉल पार्टिकल, छोटी छोटी चीजों की, ऑफ स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है जी, छोटे जो कण हैं उनकी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए हिंदी माध्यम वाले हैं, वो
उनको पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आती क्या उनको दिक्कत आती है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को हिंदी में भी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं और इंग्लिश में मैं भी इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, तो कहाँ से अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आती बात। बट काफी बच्चे जो हैं वो जिनको पढ़ने से ही मतलब है, वो इतना नहीं सोचते, वो साफ उनको पता है इलेक्ट्रॉन को हिंदी में भी इलेक्ट्रॉन कहूंगा, इंग्लिश में भी इलेक्ट्रॉन कहूंगा, तो ई माइनस ही लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, पी प्लस ही लिख दूंगा प्रोटॉन के लिए। अब यहाँ पे मैं बोलता जा रहा हूँ दोहरी संगत डुअल नेचर की बात कर रहा हूँ, ये आपको बुक में भी वर्ड्स मिल जाएंगे, अपने नोट्स बनाना शुरू करिए, नोट्स प्रिपेयर करना शुरू करिए। और ऑब्वियस है काफी बच्चे इस चक्कर में होंगे कि भाई मैं आपको नोट्स प्रिपेयर करके दूं। देखो, मेरा काम है आपको पढ़ाना, चीजें आपके दिमाग में अच्छे से घोल दी जाएंगी, आपको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करा जाएगा, बट नोट्स मैं नहीं बनवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, 11th 12th के स्टूडेंट नहीं है कि मैं आपको नोट्स बनाऊं। आपको मेरा काम है समझाना अच्छे से, इतनी बातें आपको बता दूंगा कि आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मेरे को क्या नोट्स बनाना है, क्या नहीं बनाना है। हालांकि मैं आपसे आप लोगों चर्चा करूंगा कि आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, हाउ टू राइट अ गुड आंसर, इसके बारे में मैं जरूर चर्चा करूंगा। जैसे कि बीएससी में हम पढ़ते हैं तो हमारे सीनियर्स हमें कई बार कहते हैं कि एंड में चित्रा पढ़ ले पास हो जा। भाई पास आप हो जाओगे, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, चित्रा पढ़ के पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं, ये चलता रहता है। बट अगर आप बीएससी में हो, जो स्टैंडर्ड में आप हो उस स्टैंडर्ड को आप समझना ही नहीं चाहते, तो फिर वो बीएससी आपके नाम की ही नहीं है, उस काम की ही नहीं है। ठीक है ना? तो इसीलिए प्लीज थोड़ा सा मेहनत करें, चीजों को समझने की कोशिश करें। एटलीस्ट ये जो बेसिक है इन बातों पे सोचना शुरू करें। अगर ये बेसिक से आप, मैं अब भी कह रहा हूं, जो आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं मान के चलूंगा कि आपको 11th में ये आपने पढ़ा है, 12th में आपने पढ़ा है। जो आपके सिलेबस में है मैं उसको उसी बेस से पढ़ाऊंगा जहां से उसकी ओरिजिन होनी चाहिए, जहां से उसकी शुरुआत होनी चाहिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। मुझे ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने 11th में क्या पढ़ा है, आप लोगों ने 12th में क्या पढ़ा है। आपको जिस चीज में जहां से दिक्कत आएगी, मुझे लगेगा कि इसका बेस यहाँ से होना चाहिए, आपको वहां से समझा दिया जाएगा, ताकि आपको जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से ही समझ में आने लग जाए। ठीक, चलिए, तो मैं बात कर रहा था डी ब्रोगली इक्वेशन की। तो ऑब्वियस 1921 में इन्होंने एक बनाई, उसमें क्या देखा, डुअल नेचर, दोहरी संगत देखी कुछ छोटे पार्टिकल्स की, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और इसके अलावा लाइट जो प्रकाश है इसका भी दोहरी संगत होता है। बेसिकली सम नेटवर्क इश्यूज हियर। यस, तो मैं बात कर रहा हूँ डी ब्रोगली की 1921 में। तो डुअल नेचर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स की बात कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, और इसके अलावा प्रकाश जो आपकी लाइट होती है उसका भी दोहरी संगत होता है, डुअल नेचर होता है। तो यही चीजें प्रूफ करने के लिए डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन को जनरेट करा। थोड़े से चालाक आदमी कह सकता हूँ, दो पहले से ही जनरेटेड इक्वेशन को आपस में कंबाइन करा और डुअल नेचर वाली इक्वेशन को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। तो कैसे करा? सबसे पहले आइंस्टीन की, या फिर मैं बोलूं प्लैंक्स की एनर्जी को लेते हैं। देखो, एनर्जी इक्वेशन को इसने यूज करा, एनर्जी इक्वेशन, ऊर्जा की जो कुछ इक्वेशंस हैं, समीकरण हैं, उनको इसने यूज करा। सबसे पहले आइंस्टीन की जो, आइंस्टीन ले लो या मैक्स प्लैंक ले लो, एक ही बात है। आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन आप सभी ने सुना है। एक बार जब मैं पढ़ाता हूं तो एक बार खुद से जल्दी से सोचा करें कि व्हाट इज द मास एनर्जी इक्वेशन। क्या आपने अब से पहले मास एनर्जी इक्वेशन के बारे में सुना है? और 100% आप लोगों ने सुना है, बट काफी लोग हैं जिन्होंने केवल ऊपर से 11th 12th पास कर लिए। वैसे भी कोरोना काल ने तो थोड़ा बल्ले बल्ले कर ही दिए। ठीक, हालांकि पढ़ाई का जो इस बार बिगड़ा है आप खुद ही देख रहे हैं। बट मास एनर्जी इक्वेशन आई थिंक आप लोगों ने सुनी होगी, क्या थी? इट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दैट मीन्स एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर है। दैट मीन्स अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा आपको रूपांतरण करूं और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूं, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन, दैट मीन्स वो क्या कह रहा है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। भैया एक मास है, उसको मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो इक्वल का साइन है ना, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या ही इसने मतलब गहरी बात यहाँ पे कही है कि मास को मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट इक्वल का साइन है तो दैट मीन्स एनर्जी मस्ट कन्वर्ट इनटू मास। दैट मींस एनर्जी को भी मेरे को मास में कन्वर्ट कर देना चाहिए। दैट मींस सिंपल सा एग्जांपल, आपने कोई वुड ली, लकड़ी ली, और आपने उस लकड़ी को जलाना शुरू करा। मास है, ऑब्वियस है, मैं आपको अभी पार्टिकल की डेफिनेशन ऊपर ही दे चुका हूं। कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास हो, कुछ जगह घेरती हो, कुछ पार्टिकल है, पार्टिकल का मास है, और उस मास वाले पार्टिकल को अगर मैं जलाना शुरू कर दूं तो आपको पता है उसमें से निकलेगी हीट। हीट जनरली कह सकता हूं एक एनर्जी का ही
एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक फॉर्म है, ठीक है ना, एनर्जी का एक फॉर्म है। जनरली हीट की बात करूं, उसमें से निकल रही हीट, दैट मींस एनर्जी निकल रही है। बट अगर मैं आपसे कहूं उस सारी एनर्जी को इकट्ठा करके वो लकड़ी जो जल गई उसको फिर से वापस लकड़ी बना दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक फैक्टर लगा हुआ है जिसे हम कह रहे हैं सी। सी यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट। किसका है? प्रकाश का वेग है, स्पीड ऑफ लाइट। और आप यहाँ पे अगर सिंपल से वे में कहना चाहूं कि अगर आपको एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियस बात है उस एनर्जी को स्पीड ऑफ लाइट फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मींस एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट दोबारा से नहीं हो सकती है, बिकॉज आप जानते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होगी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड में निकाल रहा हूं, इसलिए हो जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप जानते हैं। तो ऑब्वियस बात है इतनी फास्टली मैं किसी चीज को मूव नहीं करा सकता हूं, क्योंकि ऑब्वियस बात है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये तो केवल प्रकाश ही, आपकी जो लाइट है यही ट्रेवल कर सकती है। दैट मींस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑब्वियस बात है वो चाहिए जिसने दुनिया बनाई है। ऑब्वियस बात है गॉड की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। दैट मींस गॉड मेक्स इट पॉसिबल, नॉट द ह्यूमन बींग्स। ठीक, चलिए। तो खैर मैं अभी जनरली मास एनर्जी इक्वेशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी इक्वेशन है इसलिए मैं शॉर्ट में एनर्जी को ऊपर ई लिख देता हूँ यहीं पे, ताकि मुझे बार बार ये एब्रीवेशंस ना लिखनी पड़े। तो ये था mc², ठीक है जी, mc²। ठीक, चलिए। ये है आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन। इसके अलावा अगर मैं m लिखना चाहूँ, m क्या है? मास है, मास। ठीक, ई आप जानते हैं एनर्जी है, ऊर्जा की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और इक्वेशन को लिखूं, दोनों इक्वेशन को बस कंबाइन करना है मुझे, इतना सा काम करना है ताकि मेरी डी ब्रोगली इक्वेशन आ जाए। तो मैं यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन लेके चल रहा हूँ वो प्लैंक की ऊर्जा लेके चल रहा हूँ। दैट मींस प्लैंक एनर्जी इक्वेशन, प्लैंक की ऊर्जा जो समीकरण है उसको लेके चल रहा हूँ। प्लैंक एनर्जी इक्वेशन, प्लैंक एनर्जी इक्वेशन। व्हाट इज प्लैंक्स एनर्जी इक्वेशन? तो आप सभी ने पढ़ा है जो प्लैंक का ऊर्जा का जो समीकरण है वो है E इक्वल टू एच न्यू। इट इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक, जहां पे न्यू जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी आवृत्ति है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। जनरली ऑस्किलेटर ने इसने एनर्जी यूज करी थी, इसलिए आपने फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा प्लैंक एनर्जी इक्वेशन। ठीक, एंड एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक स्थिरांक। प्लैंक का स्थिरांक है, प्लैंक कांस्टेंट है, इट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ये है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक का स्थिरांक। इसकी जो वैल्यू है वो होती है 6.6 इंटू 10। कई बुकों में 36 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा कोई इतना वैल्यू में डेविएशन नहीं आएगा, आपको वैल्यू हमेशा गिवन रहेगा। बट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। देखो जब मैं वैल्यू आपको लिखता हूं तो आप खुद से सोचें, क्या आपको इसकी वैल्यू पता है? डू यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ प्लैंक इक्वेशन? क्या उसकी वैल्यू है? ये क्या आप ये जानते हैं? खुद से एक बार पूछा करिए। और आप जानते हैं ई जो है एनर्जी है, तो ये इक्वेशन नंबर मैं सेकंड मान के चल रहा हूँ। व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट? इट इज द Einstein's mass energy equation and equation second is the Planck's energy equation। अब मैं क्या करता हूं, ये भी मेरा ऊर्जा का घटक है। दैट मींस इट इज आल्सो द एनर्जी टर्म, इट इज आल्सो द एनर्जी टर्म, बोथ आर द एनर्जी टर्म। अगर दोनों ही ऊर्जा के घटक है, दैट मींस दोनों ही एनर्जी टर्म है, तो भैया मैं यहाँ पे कंबाइन कर सकता हूँ इक्वेशन वन एंड टू को। सो ऑन कंबाइनिंग कंबाइन कर देता हूँ। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन पहली और दूसरी को कंबाइन करने पर, इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर रहा हूं तो यहां से मेरा जो mc² है इक्वल टू ये आ रहा है एच न्यू के। दोनों ही एनर्जी की टर्म है, दैट मींस एच न्यू इक्वल टू mc²। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ बातें और समझूं अच्छे से तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको, न्यू बराबर c/λ। व्हाट इज द लैम्डा? लैम्डा होती है वेवलेंथ, जिसे हम तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। इट इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है वेव की लंबाई। कि भैया कोई अगर वेव प्रवाह हो रही है, दैट मींस कोई वेव जा रही है, तो उसके क्रेस्ट और उसके जो ट्रफ है उसके बीच का जो अंतर है उसे हम कहते हैं वेव की लंबाई, वेव लेंथ। ये आप जानते हैं ऑलरेडी, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, बट ये टर्म्स आती जा रही हैं तो इसलिए बीच में एक एक बार मैं इनको बस आपको बताते रहा हूँ। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच जो दूरी होगी किसी वेव में, इट इज कॉल्ड द वेव लेंथ।
अब यहाँ से न्यू बराबर होता है c बाई लैम्डा, मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। डेट मीन्स एम सी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। अब मैं यहाँ से लैम्डा को एक साइड ले आता हूँ और इन सभी टर्म्स को एक साइड रखने की कोशिश करता हूँ। डेट मीन्स ये हो जाएगा एच ओवर में एम सी, सी से सी मैंने काट दिया है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एच ओवर में एम सी। इतना मैथमेटिक्स आप जानते हैं इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इट इज एच ओवर में एम इंटू सी। डेट मीन्स ये हो गई मेरी डी ब्रोगली इक्वेशन। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे इसने अपनी इक्वेशन में डुअल नेचर, दोहरी संगत को डिफाइन किया है, डुअल नेचर को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ये है लैम्डा और लैम्डा होती है वेवलेंथ, वेव की लंबाई। और ऑब्वियस बात है जब तक वेव ही नहीं होगी, तरंग ही नहीं होगी, तो कैसे उसकी लंबाई निकाल रहे होंगे। डेट मीन्स यहाँ पे वेव नेचर आपने इसका देख लिया। और देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल में मास है, और मास होता है किसका, पार्टिकल का। किसका मास होता है, अभी मैंने पार्टिकल की डेफिनेशन ऊपर समझाई, कर्ण की डेफिनेशन ऊपर समझाई। भार है, यहाँ पे वेव लेंथ है, और वेव लेंथ होती किसकी है, वेवलेंथ वेव की ही होती है। डेट मीन्स यहाँ पे ऐसी इक्वेशन मुझे मिल गई जो डुअल नेचर की बात करती है। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में वेव के लिए लैम्डा प्रेजेंट है, वेव लेंथ प्रेजेंट है, और पार्टिकल के लिए एम मास प्रेजेंट है। So that means this equation defines both the wave nature and particle nature of the electron या फिर of the small particles such as electron, proton and the light। मतलब ये एक ऐसी समीकरण है जो डिफाइन करती है, जो बताती है तरंग दैर्ध्य के बारे में और भार के बारे में। अगर तरंग दैर्ध्य है डेट मीन्स वेव है, और अगर भार है तो वो पार्टिकल है, कण है। डेट मीन्स यहाँ पे जो दोहरी संगत है उसकी हम आसानी से चर्चा कर पा रहे हैं। ठीक है जी, सो इट इज द डुअल नेचर ऑफ द पार्टिकल, या फिर मैं बोलूं लाइट। ठीक, तो ध्यान रखना ये है डुअल नेचर किसका। जनरली मैं सिर्फ पार्टिकल नहीं लिखूंगा यहाँ पे, जनरली मैं यहाँ पे सी की बात कर रहा हूँ, तो सी का मतलब हो गया जनरली फोटोन। अगर यहाँ पे सी ले रहा हूँ तो इसको भी मैं थोड़ा सा और आपको डिफाइन कर देता हूँ। यदि यहाँ पे सी आ रहा है, इक्वेशन में सी आ रहा है, सी का मतलब आप सभी जानते हैं, आप प्रकाश का वेग की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। यदि स्पीड ऑफ लाइट की आप चर्चा कर रहे हैं, दैट मीन सी की आप बात कर रहे हैं, तो सी स्पीड ऑफ लाइट से केवल घूमते हैं फोटॉन्स। कौन घूमते हैं, फोटॉन्स। फोटॉन्स, तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ पे फोटॉन्स प्रेजेंट है। और जनरली फोटॉन्स का जो मास है उसे हम नेग्लेजिबल मान लेते हैं, मतलब लगभग शून्य उसका मास हम मान लेते हैं, लगभग, क्योंकि जब तक मास शून्य नहीं हो सकता स्पीड ऑफ लाइट से जनरली नहीं भाग सकता, इसलिए इसका जो हम मास है लगभग शून्य, दैट मीन जीरो, अप्रॉक्स जीरो मान लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे पार्टिकल कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे फोटॉन्स प्रेजेंट है। यदि इस सी की जगह पे मैं केवल v ले लूं, आप जानते हैं v को भी वेग से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर मैं u ले लूं, जिसे हम u को हम इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेग कहते हैं। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, याद होगा, या इनिशियल स्पीड कह सकता हूँ। ठीक, और v को आप जानते हैं फाइनल स्पीड कह देते हैं। ठीक है जी, फाइनल स्पीड कह देते हैं। तो अगर मैं c की जगह पे u और v ले लूंगा, तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पे c ले रहा हूँ तो ऑब्वियस बात मैं फोटोन की बात कर रहा हूँ जिसका जो मास है वो लगभग नेग्लेजिबल है। बट अगर मैं c की जगह पे u या v ले लूं, दैट मीन्स इक्वेशन जो है मेरी वो बन जाएगी लैम्डा इक्वल टू h ओवर में या तो mu लिख लो अगर शुरुआती वेग की बात कर रहे हो, या फिर mv लिख लो अगर आप फाइनल वेग की बात कर रहे हो। तो यदि मैं इक्वेशन को इसलिए एस टर्म में लिख रहा हूं, तो यहाँ पे जो m है मास है, ये मास किसका हो सकता है, ये मास इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, ये मास प्रोटॉन का हो सकता है। व्हाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग द हायर मास देन फोटॉन्स। दैट मीन्स फोटोन से बहुत बहुत अधिक मास होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो ऑब्वियस बात है ये स्पीड ऑफ लाइट से नहीं घूम सकते, दैट मीन्स ये जो प्रकाश है इसके वेग से नहीं घूम सकते, इसलिए इनकी जो वेलोसिटी है वो मुझे सी की जगह वी से रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। ध्यान रखना सी लिखा है तो केवल वहां पे बात कर रहा हूँ फोटोन्स की, क्योंकि फोटोन्स का मास लगभग नेग्लेजिबल होता है, इसलिए जो फोटोन्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं सी की जगह पे यू या वी ले रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे यू या वी ले रहा हूँ इक्वेशन में, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास फोटोन से बहुत बहुत अधिक माना गया है, दैट मीन्स इनका कुछ मास अधिक है, इसलिए ये स्पीड ऑफ लाइट से नहीं घूम सकते। इसलिए मैं यहाँ पे सी की जगह पे किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यू और वी से। ध्यान देना ये है आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन, जिसमें आपने प्रूफ करा कैसे जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर आपस में जुड़े हुए हैं एक इक्वेशन से। सो दैट मींस लैम्डा है तरंग दैर्ध्य है, वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एम है मास है, भार है, वो पार्टिकल कर्ण नेचर को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है जी, तो ये है आपका बुक, ये है आपका बुक
इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, तो यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से शुरुआत करी गई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करा गया है बाय द डी ब्रोगली इक्वेशन। तो आप इसको खुद से एक बार प्रूफ करके देख सकते हैं। अब इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको पीछे बुक में दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट लिया गया है जिसमें बात कर रहा है डुअल नेचर, दोहरी संगत इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो दोहरी संगत को प्राप्त करता है। तो सबसे पहले पार्टिकल नेचर की बात करी है। आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा नहीं सुनना, ज्यादा नहीं समझना, ना ही ज्यादा रटना, बस इतनी सी बात समझना कि भाई मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करी एक स्क्रीन पे। वो स्क्रीन किसकी है? वो स्क्रीन है जिंक सल्फाइड की। ध्यान देना, ZnS, ये ZnS की एक दीवार है, जिंक सल्फाइड की एक दीवार है। आप ये एक गन ले रहे हो जिसमें इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराना, दैट मींस इस गन से आप इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस इतनी मतलब वेलोसिटी से आप इसको, इतने वेग से आप इसको छोड़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस दीवार पे जाके टकराएगा। जैसे इस दीवार पे जाके टकराएगा तो आप देखते हैं जैसे पत्थर को एक दूसरे पत्थर पे घिसा जाता है तो चिंगारी निकलती है, ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये एक चिंगारी पैदा करेगा जिसे हम कहेंगे सिंक्सिलेशन। इंग्लिश में इसको वर्ड यूज करेंगे सिंक्सिलेशन। दैट मींस इलेक्ट्रॉन जैसे इस जिंक सल्फाइड की दीवार पे टकराएगा तो तुरंत ही एक चिंगारी प्रोड्यूस करेगा जिसे हम कहेंगे सिंक्सिलेशन। ये वर्ड बुक में आपके दिया है, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, ये रहा सिंक्सिलेशन। दैट मींस जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करा वो प्रोड्यूस करेगा एक सिंक्सिलेशन, जिसको आप क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे। जो भी आपका डिवाइस है वहां पे रीडिंग आ जाएगा कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकरा चुका है। अब आप खुद ही बताइए कि अगर कोई चीज किसी पे टकराने पे अगर सिंक्सिलेशन दैट मींस चिंगारी प्रोड्यूस कर रहा है, इसको चिंगारी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ समझाने के लिए इजी वे में, इसके वर्ड कुछ और भी हैं, उसके कुछ और मायने भी हैं, वो भी आपको कभी बाद में समझाऊंगा। पर फिलहाल आपको इतना समझना है अभी कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये जिंक सल्फाइड है, जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन टकराया, टकराने के बाद यहाँ से एक चिंगारी निकली। और आपको पता है चिंगारी कब निकलती है? जब कोई एक मास वाली चीज कोई दूसरे मास वाली चीज पे टकराए। तो आपको पता है जब भार भार आपस में टकराएगा, फ्रिक्शन की वजह से वहां पे आप देखते हैं चिंगारी प्रोड्यूस होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ चिंगारी प्रोड्यूस हो रही है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सिंपल सिंपल आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका खुद का पार्टिकल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन का खुद का पार्टिकल नेचर होता है। सिंपल सी ये कहानी है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की, तो डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट है। ये जनरली आप फिजिक्स में पढ़ेंगे बीएससी सेकंड ईयर में, हालांकि हमें यहाँ केमिस्ट्री के बेसिस पे पढ़ना है तो इसलिए मैं इसको बस केमिस्ट्री बेसिस पे ही रखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की बीम जो है उसको जनरली टंगस्टन, आप जानते हैं जो पुराने बल्ब होते थे जो उसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता था, जनरली उससे क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को जो है स्पीड से पास कराने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। आप देखते हैं जनरली कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होता है जब आप एक तरफ प्लस चार्ज लेके चलते हैं, मतलब एक तरफ प्लस लेके चलेंगे और एक तरफ माइनस लेके चलेंगे किसी एक कंडक्टिंग स्पेयर के चारों तरफ। ये आपका एक कंडक्टिंग स्पेयर है, इसके चारों तरफ आपने एक प्लस चार्ज लिया, एक माइनस चार्ज लिया है। आप टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन को गर्म करके यहाँ से पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आप पास कराएंगे तो आप क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, अपने पाथ से ऐसे ऐसे करके डेविएट होने लगेगा, ऐसे ऐसे करके डेविएट होने लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमने क्या देखा, जो इलेक्ट्रॉन है वो अब स्ट्रेट लाइन में ना जाके क्या कर रहा है, अपने वेव मोशन में आना शुरू कर रहा है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव मोशन में आना शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्लियरिफाई होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पोजेस करता है वेव नेचर को भी। अब ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का सिंपल सा ये कारण है, जनरली इलेक्ट्रॉन जो है उसका माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उस पर माइनस चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है तो वो प्लस की तरफ डेविएट होगा। फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू होगा तो हम क्या देखेंगे, ये जो पोल्स हैं ये चेंज होंगे। दैट मींस ये क्या है, सर्कुलेटिंग पोल है। दैट मींस एक बार प्लस इधर, एक बार प्लस इधर आएगा, ऐसे इसको ऐसे समझ लेना, एक बार प्लस इधर आएगा तो दूसरी बार माइनस इधर चला जाएगा। अब खुद सोचिए, जब इलेक्ट्रॉन पे खुद का माइनस चार्ज है तो प्लस की तरफ डेविएट होगा, पर जैसे ये सर्कुलर पोल घूम रहा है तो ऑब्वियस बात है जैसे ही प्लस इस साइड आएगा तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, इस साइड को मूव होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर पोजेस करता है। दैट मींस उसका जो है तरंग नेचर यहाँ पे देखा जा सकता है। तो हमने दो फैक्टर यहाँ पे पढ़ने हैं, जिसमें हमने देखा पार्टिकल नेचर जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक गन से मारा जा रहा है और एक दीवार पे जो कि जिंक सल्फाइड की उस पे मारा जा रहा है, तो सिंक्सिलेशन हो रहा है जिसके हम पहचान पा रहे हैं कि भैया यहाँ पे चिंगारी प्रोड्यूस हो रही है। दैट मींस ये पार्टिकल नेचर है। जबकि एक सर्कुलेटिंग पाथ मैंने उसको डाला और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट मैंने किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब गन से निकाली गई तो देखा कि इलेक्ट्रॉन अपने पोल्स को चेंज कर रहा है और वेव की तरह जो है, तरंग की तरह ये प्रवाह कर रहा है। दैट मींस इट फ्लोज लाइक वेव्स। तो इसलिए यहाँ पे डेविसन जर्मर में हम देख सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसका वेव नेचर भी एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये समझाया हुआ है, इसको एक बार आप
पढ़ सकते हैं, नहीं तो जो मैंने समझाया उसको भी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक, तो सिंपल सा है ये डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं बात करूं किसी भी छोटे पार्टिकल लाइक प्रोटॉन। ठीक, ऐसी प्रोटॉन के लिए भी अगर मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहूं तो सिमिलरली एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, अब आज की क्लास को मैं इतना ही रखना चाहूंगा। अब बाकी इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, जो आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके बारे में मैं आपसे जनरली चर्चा करूंगा। ठीक, जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ भी है, ये रहा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 7.5 में वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो ये टॉपिक जो है बॉर्स बरी इक्वेशन ये सब मैं पढ़ाता रहूंगा, बट अभी मैं चाहता हूँ कि आप टॉपिक को बुक के अकॉर्डिंग ना पढ़ के सिमेट्री में पढ़ना शुरू कर दो। इसलिए मैं डी ब्रॉगली के बाद जो नेक्स्ट है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही पढ़ाऊंगा। बुक में जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत ही सिंपल नहीं कह सकता, बहुत ही ज्यादा कह सकता हूँ कि छोटे वे में दी है, बहुत ही छोटे वे में दिया है, जिसमें आपको इक्वेशन को बिल्कुल रट्टा मारना पड़ेगा, जैसे बुक में दिया वैसे याद उसको करना पड़ेगा। देख सकते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बहुत ही ये रहा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डायरेक्टली इसको करके दिखा दिया गया, इतने छोटे से में जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को फिनिश कर दिया गया है। और आपको ये जो क्वेश्चन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है 7.5 में आपसे पूछा जा चुका है, तो आप देखिए इसमें 7.5 में आप इसमें क्या लिखेंगे। देखिए फर्स्ट वीडियो मैंने एक बार डाल चुका हूँ ऑलरेडी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी, कि आपका जनरली पेपर पैटर्न रहेगा, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो 7.5 का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, आपसे जो डेस्क्रिप्टिव लॉन्ग वाले क्वेश्चन पूछेंगे उसमें जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पूछा जाएगा। तो ये देख सकते हैं बुक में जो है बहुत ही सिंपल क्या कहूँ, कॉम्पैक्ट वे में जो है बुक में इसको समझाया गया। ठीक है ना, तो जनरली हम इसे ऐसे ना पढ़ के, क्योंकि देखो ये सारी चीजें फिर आपको रटनी पड़ेंगी, कि आपको एक मानना पड़ेगा वाइब्रेशन स्ट्रिंग है उसका जो है आप जनरली डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो टर्म्स इस तरीके से निकलेंगे, ये जनरली आपको रट्टा मारना पड़ेगा इतना सब कुछ। बट मेरी कोशिश रहेगी कि हम इसको रटे ना, इसको बस एक इजी वे में समझ लें, ताकि इतनी सारी टर्म्स को, जो ये इतनी सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, ये इतनी बड़ी क्वेश्चन लिखी हुई है, ये आपको रटनी ना पड़े, समझ में आ जाए इजी वे में। तो इसके बाद हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फिर हम देखेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्या होते हैं ऑर्बिटल। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बेसिस पे हम इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक, चलिए बाकी इसके अलावा मिलते हैं अगली क्लास। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे नंबर दे चुका हूँ, हालांकि फर्स्ट वीडियो जो मैंने दिया था उसमें मेरा फोन नंबर आई थिंक गलत हो गया था। ठीक है ना, क्योंकि कई बार ये कीज काम नहीं करती है, तो शायद वो मुझसे ज्यादा बार जो है बटन दब गया था। तो यहाँ पे जो नंबर है प्लीज इसको करेक्ट मैंने कर दिया है। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है और आपको क्लास अच्छी लगी, और कोशिश करूंगा इससे भी ज्यादा इंटरेक्टिव जो आपको सेशंस हैं ये देखने को मिले। ठीक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास, और बाय बाय एंड टेक केयर।